आज हम क्लास 8वीं का गणित को देखेंगे और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं। तो ये पहला ही चैप्टर है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो सीधा सीधा p/q के रूप में हो, अर्थात जो भिन्न के रूप में होती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां पर p और q जो है पूर्णांक हैं और q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये परिमेय संख्याएं आप इनसे पहले भी आप पढ़े होंगे। तो परिभाषा हमारी यहाँ पर ये लिखी हुई है, इसको आप नोटिस कर लीजिए और लिख लीजिए कहीं पर। यहाँ q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। और अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे देखिए, ये 3/4 ये हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या। 3 और 4 p और q हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। 2/3 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ हम 1/1 या 1 को भी हम परिमेय संख्या ही कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि उसमें देखिए परिभाषा वही लग रही है। इसमें एक शब्द आया है पूर्णांक, p और q पूर्णांक है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या कहलाता है। तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक में सभी धन और ऋण वाली संख्याएं और शून्य, ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहित संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने एक ये संख्या रेखा बना दिया है। जो शून्य के दाईं ओर हमारी धनात्मक संख्याएं होंगी और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो धनात्मक पूर्णांक इन्हें पूरा बोलेंगे और इधर शून्य के बाईं ओर वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक हम बोलेंगे। शून्य एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सभी संख्याएं जितनी धन में है, जितनी ऋण में है और ये शून्य, इनको ही हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो यहाँ p/q में लिखा है कि जहाँ p और q पूर्णांक है, अर्थात ये धनात्मक, ऋणात्मक सभी संख्याएं आ सकती हैं, पूर्णांक के अंतर्गत हैं तो, और शून्य भी आ सकता है। चलिए अब हम धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक इन सब के बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूर्णांक का जो संग्रह होता है वो एक पूर्णांक शब्द जर्मन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना। पूर्णांक दो प्रकार के रहेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक। तो जिन संख्याओं के आगे धनात्मक चिन्ह लगेगा उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, जिनके आगे ऋण चिन्ह उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब चलो, अब टॉपिक है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो पहला समृद्ध गुणधर्म है। तो समृद्ध गुणधर्म के अंतर्गत में पहला टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं हमारी, अब हम आइए किताब से इसको देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं समृद्ध गुणधर्म किस प्रकार से पालन करती हैं। तो देखिए, हमारे पास 4 प्रकार की संख्या रहेगी, योग, व्यकलन, गुणन और भाग। तो संक्रियाएं हमें ये देखना है कौन सी समृद्ध होंगी और कौन सी समृद्ध नहीं होंगी। तो यदि 2 संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या आता है तो ये क्या होगा, समृद्ध। तो हम ये पाते हैं कि 2 संख्याओं को जोड़ते हैं जो कि एक पूर्ण संख्याएं हैं, तो उनसे हमें प्राप्त होने वाला जोड़ भी क्या है, एक पूर्ण संख्या अगर होता है तो यह क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। तो ये समृद्ध कहलाएगा। फिर दूसरा हमारा व्यकलन दिया है।
तो व्यकलन में ये पालन नहीं करता है, समृद्ध सभी नहीं होते हैं, क्योंकि व्यकलन में देखिए 5 - 7 अगर करते हैं तो ये -2 आ जाता है, और -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यकलन में समृद्ध नहीं होता है, व्यकलन जो है वो समृद्ध नहीं होगा। योग समृद्ध होता है लेकिन व्यकलन समृद्ध नहीं होता। व्यकलन मतलब घटाना। गुणा में भी देखिए, अगर हम किसी पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो एक पूर्ण संख्या में प्राप्त होती है। तो गुणा एक समृद्ध है, जो पूर्ण संख्या है वो गुणन के अंतर्गत क्या होती हैं, समृद्ध होती हैं। ये टेबल को आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ भी अच्छे से आएगा। फिर सेम इसी प्रकार से भाग में देखिए, भाग बिल्कुल, भाग में भी हम देखेंगे तो ये एक विकलन की तरह ही रहेगा। भाग में भी समृद्ध नहीं होता है, क्योंकि भाग में अगर हम जैसे 3/5 करते हैं तो वह, या फिर 2/0 करते हैं तो वह क्या होगा, वह इनफाइनाइट हो सकता है ना। 5/8 करते हैं तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, यह एक भिन्न में आ जाता है, अतः भाग में क्या होगा, नहीं होगा। अब आइए हम पूर्णांकों पे देखते हैं। तो पूर्णांकों में, पूर्णांक में समृद्ध अंतराल होता है, क्योंकि चाहे हम पूर्णांक, दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें जोड़ भी जो मिलता है वो एक पूर्णांक ही मिलता है। अर्थात a + b अगर दो पूर्णांक है तो a + b भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। अर्थात यह समृद्ध अंतराल होता है। अब देखिए सेकेंड नंबर दिया है व्यकलन में। तो पूर्णांकों के लिए व्यकलन एक समृद्ध अंतराल होता है। क्यों? क्योंकि अगर दो पूर्णांकों को आपस में घटाते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो एक पूर्णांक ही होती है। अतः पूर्णांक भी व्यकलन के अंतर्गत क्या होता है, समृद्ध होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि a - b अगर एक पूर्णांक है तो b - a भी एक पूर्णांक होगा। गुणन के अंतर्गत हम देखते हैं तो पूर्णांक गुणन के अंतर्गत भी एक क्या है, समृद्ध है। दो पूर्णांक a और b के लिए a क्रॉस b अगर हम निकालेंगे तो उनका जो गुणनफल आएगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा गुणन भी क्या है, एक समृद्ध अंतराल के अंतर्गत है। फिर लास्ट हमारा है कि पूर्णांक में भाग। तो भाग भी क्या होता है, भाग में भी पूर्णांकों के लिए यह समृद्ध अंतराल, अगर हम जैसे 5/8 देखें तो यह 5/8 करने पर यह 5/8 जो कि पूर्णांक नहीं होगा, अतः यह समृद्ध नहीं होता है। अब हम आते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। और परिमेय संख्याएं तो हमें परिभाषा से पता ही है कि p/q के रूप में होंगी, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब आइए, अब हम ये देखते हैं कि पूर्णांक, अब ये एक चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट में तो परिमेय संख्याएं ये योग में क्या होंगी, समृद्ध होंगी, व्यकलन में भी समृद्ध होंगी और गुणन में भी समृद्ध होंगी, लेकिन भाग में ये समृद्ध नहीं होगी। फिर देखिए दूसरे चार्ट में पूर्णांक दिया है। पूर्णांकों में देखें तो योग में समृद्ध है और व्यकलन में भी समृद्ध होगी, मीन्स पूर्णांकों का व्यकलन एक पूर्णांक ही मिलेगा। गुणन में भी क्या होगी, समृद्ध होगी। अर्थात दो पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। किंतु भाग में ऐसा नहीं होगा। दो पूर्णांकों का भाग करते हैं हमारा भागफल पूर्णांक होगा, ये निश्चित नहीं है। अतः ये लास्ट नंबर नहीं होगा।
फिर इसके बाद हम इस चार्ट में देखते हैं तीसरा नंबर दिया है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं, दो पूर्ण संख्याओं का योग करने पर हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। फिर इसके बाद हमारा है व्यकलन। तो व्यकलन में ऐसा नहीं होगा, पूर्ण संख्याओं का व्यकलन करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी या नहीं होगी ये फिक्स नहीं है। और गुणन में तो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, किंतु भाग में यह सम्मिलित नहीं होगा। चौथा नंबर है प्राकृतिक संख्या है। तो योग करने पर प्राकृतिक ही प्राप्त होगा, किंतु व्यकलन घटाना करने पर ये प्राकृत प्राप्त होगा, ये फिक्स नहीं है, अतः ये व्यकलन में सम्मिलित नहीं होगा। गुणन में सम्मिलित होगा, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन में प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, और भाग में ये सम्मिलित नहीं होगा। प्राकृतिक संख्याओं से भाग में आएगा या नहीं आएगा ये फिक्स नहीं रहता है। तो इस चार्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किसके अंतर्गत कौन सी संख्याएं सम्मिलित हैं अथवा नहीं हैं। हम अभी आपको पूरा नियम बता रहे हैं और फिर हम प्रश्नावली की ओर ले चलेंगे। आप बस ध्यान से हर एक चीज़ों को देखते और समझते चलिए। और अब है रूल हमारा क्या, क्रम विनिमेयता का। तो क्रम विनिमेयता में अब हम पहले ये देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमेयता क्या है। क्रम विनिमेयता का मतलब होता है क्रम को बदलने पर कोई फर्क ना पड़ना, क्रम विनिमेयता। तो जैसे हम सबसे पहले अब पूर्ण संख्याओं पे देखिए, योग है, अंतर है, तो योग का हम क्रम विनिमय नियम देखते हैं। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए। इसका अर्थ देखिए क्या है कि अगर हम क्रम को पलट दें, जैसे कोई एग्जाम्पल अगर लेके चलते हैं, तो 2 प्लस 3 बराबर हुआ 5, और फिर 5 प्लस 3 बराबर भी 2 प्लस 3 5 हुआ, और 3 प्लस 2 भी 5 हुआ। इसका मतलब अगर हम क्रम को बदल देते हैं तो यह पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। व्यकलन घटाने में नहीं होगा पालन, अर्थात जो घटाना जब अगर हम करेंगे पूर्ण संख्याओं का, तो उनका क्रम बदल देने पर व्यकलन का ये पालन नहीं करेंगी। तीसरा हमारा है गुणनफल। तो गुणनफल में देखिए a क्रॉस b, a गुणे b बराबर b गुणे a। चाहे 2 में 3 का गुणा करे, चाहे 3 में 2 का गुणा करे, दोनों साइड से पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही हैं, अतः यह हमारा गुणन का नियम पालन करता है, तो इसे हम सही कर देंगे। अब आता है भाग। ये 4 मुख्य ऑपरेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो इसमें पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, ये आप ध्यान से देखिए, इसका यूज होगा। a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। 5 में 3 का भाग दीजिए और 3 में 5 का भाग दीजिए, दोनों ही बराबर नहीं आएंगे, अतः यह पूर्ण संख्याएं जो है तो क्रम विनिमय नियम का भाग में पालन नहीं करेंगी। अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हमने पूर्ण संख्याओं को पूरा चीज बता दिया। क्रम विनिमय का अर्थ होता है अंकों का क्रम बदलना, और अंकों का क्रम बदलना यही क्या है, क्रम विनिमय है, विनिमयता जिसे बोलते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट पूर्ण संख्याएं हमने आपको क्लियर बता दिया। आप इनके अलग अलग एग्जाम्पल रखिए और उनको क्रमों को चेंज करके देखिए किसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है। अब हम सेकेंड इस पे आते हैं पूर्णांकों पर, कि पूर्णांक जो होंगी इनमें क्रम विनिमयता हम देखेंगे। तो देखिए पूर्णांकों में हमारा पूर्णांक यहाँ पे पहला है योग के लिए। योग के लिए हम देखते हैं कि योग में हमारा पूर्णांकों में यह a प्लस बी, a और b क्या रहेंगे, दो पूर्णांक है, बराबर b प्लस a। तो यह क्या होगा, क्रम विनिमय नियम ये पालन करेगा, पूर्णांक भी पालन करता है। अब हम आते हैं क्या, व्यकलन पर, और व्यकलन में देखते हैं
ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, अर्थात व्यकलन में ये पालन नहीं करता है। तीसरा हम गुणन में देखेंगे, तो गुणन में हम क्या पाते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, अर्थात गुणन में हमारा क्रम विनिमेयता क्या होगा, ये पालन करेगा पूर्णांकों के लिए। और लास्ट है हमारा भाग में, तो भाग में हम देखते हैं ए भागे बी इज नॉट इक्वल टू बी भागे ए, क्योंकि पूर्णांक दो पूर्णांकों को भाग देने पर और क्रम बदलने पर बराबर नहीं प्राप्त होता, अतः भाग में पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमेयता पालन नहीं करेगा। अब थर्ड में है हमारा परिमेय संख्याएं, इनमें क्रम विनिमेयता देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं में दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी और उनको क्रम बदल देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो योग के नियम पे भी क्या होगा, हमारा लागू होगा। फिर इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर में व्यकलन के लिए हम देखते हैं, तो व्यकलन के लिए हम क्या पाते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, अर्थात हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएं और उनको क्रम को बदल के घटाएं तो वो दोनों बराबर नहीं होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस लगेगा, मैंने गलती से सही का टिक कर दिया है, तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये गुणन के लिए होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह हमारा क्या होगा, पालन करता है परिमेय संख्याओं के लिए। और चौथा क्या है, ये भाग के लिए रूल होगा। तो भाग के लिए हम देखते हैं कि a डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, क्योंकि परिमेय संख्याएं में भाग के लिए ये पालन नहीं करेगा। यहाँ मैं ये क्रॉस किए देता हूँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। और ये क्रम विनिमय नियम परिमेय संख्या पे बता दिया हमने आपको। अब हम नेक्स्ट अगला देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं पर क्रम विनिमयता को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम पाते हैं कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ये सभी कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में योग का हम पहले देखते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मैं आपको मैथ डीप में बता रहा हूँ, हर एक चीज ये पालन करेगा। सेकेंड नंबर व्यकलन में, तो a माइनस बी व्यकलन के लिए हम देखेंगे a माइनस बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू होगा बी माइनस ए, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के क्रमों को अगर हम बदल के घटाएंगे एक दूसरे में तो ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, अर्थात व्यकलन में प्राकृतिक संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। और चौथा हमारा क्या है, गुणनफल। अब गुणन में देखते हैं, तो a क्रॉस b इक्वल टू बी क्रॉस ए, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल में अगर क्रम बदल दिया जाए तो ये पालन करेंगी। चौथा है भाग के लिए, तो भाग के लिए हम देखते हैं, तो a डिवाइड बाई b दो संख्याओं का भाग इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का भाग में अगर हम क्रम को पलट देंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, अर्थात ये नियम पालन क्रम विनिमय का भाग में प्राकृतिक संख्याओं के लिए नहीं करता है। ये लगभग आपको सभी चीजों को कंफर्म करा दिए हैं। इन जितने भी रूल बताए हैं तो आप इनको ध्यान रखें। योग और गुणन में जनरली पालन करते हैं और व्यकलन और भाग में पालन नहीं करता है, ये आपको दिमाग में रखना है, चाहे प्राकृतिक हो पूर्णांक हो। तो ये मुख्य नियम है और इन्हीं के आधार पे हम सभी क्वेश्चनों को आगे लगाने जाने वाले हैं। और देखिए ये हमारे ये चार मुख्य ऑपरेटर हैं, योग, व्यकलन, गुणा और भाग। अब आइए हम वीडियो को आगे ले चलते हैं और जितने भी बेसिक क्लास 8 की
परिमेय संख्याओं के लिए है, हम सभी आपको बताएंगे और सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे। बस आप उन्हें एक एक करके नोटिस करते चलिए। आप अपना रफ और पेन निकाल लीजिए और कुछ इनके अभी और नियम हैं जो कि प्रश्नावली को जब हम हल करते हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। और आप बुक को भी पहले देखिए और बुक में जो प्रश्नावली शुरू होती है उसके पहले बहुत सारी चीज़ें दी रहती है, उनको हम कभी पढ़ते ही नहीं है। अगर उनको पहले रीड कर लिया जाए तो किताबों के क्वेश्चनों को लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपसे बनने भी लगेगा। मैथ को स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से आपके दिमाग में चीज़ें चलेंगी। अब आइए हम नेक्स्ट चलते हैं साक्षरता की ओर और साक्षरता को हम देखते हैं। इसे कहीं कहीं सहचारिता भी कहते हैं और कहीं कहीं पे साहचर्यता भी लिखा रहता है। ये हमेशा तीन संख्याओं, मान लेते हैं ए बी सी तीन संख्याएं हैं जो कि तीन संख्याओं पे ही सहचारिता का नियम लागू होता है। तो आइए हम एक एक क्रम से देखते हैं। पहला हम देखेंगे पूर्णांकों के लिए सहचारिता का नियम, नहीं पूर्ण संख्याओं के लिए सहचारिता का नियम। तो पूर्ण संख्याएं हमारी सहचारिता का नियम पालन करती हैं अथवा नहीं। तो इसमें पूर्ण संख्याओं में पहले ऑपरेटर है हमारा योग। योग के लिए देखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी कोष्टक छोटा प्लस सी। यही हमारा क्या होता है, सहचारिता का नियम, जो कि ये दोनों तरह से पालन करेगा। तो देखिए योग में पहले a है प्लस b प्लस c है, मतलब पहली संख्या को छोड़कर दूसरी का योग बराबर होना चाहिए। पहली दूसरी का योग और तीसरी को जोड़ दें। इस प्रकार से पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, सहचारी होंगी। व्यकलन में देखिए a माइनस b प्लस b माइनस सी रहेगा नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। कि व्यकलन में क्या होगा, पूर्ण संख्याएं सहचारिता नियम को पालन नहीं करती हैं। फिर तीसरा देखिए ये गुणन के लिए होगा। तो गुणन में देखिए यहाँ पे कोष्टक जो लगाया जा रहा है, छोटा कोष्टक, बहुत ही वैल्यूएबल है। a क्रॉस b क्रॉस c और b और c में पहले a और b में कोष्टक है और इसके बाद यहाँ a बाहर है, b और c में कोष्टक रहेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a क्रॉस b क्रॉस c और ये दोनों बराबर होंगे। तीन संख्याओं में दो का सुरुम गुणा कीजिए, फिर तीसरी का कीजिए और बराबर होगा। पहली को छोड़कर दूसरी और तीसरी का गुणा कीजिए, दोनों का गुणनफल बराबर आएगा। अर्थात यह गुणन में सहचारिता नियम का पालन पूर्ण संख्याएं करती हैं। अब आइए लास्ट स्टेप है भाग। तो a भागे b प्लस b भागे c नॉट इक्वल टू a भागे b भागे c, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर ये क्या होगा, क्रॉस का चिन्ह होगा। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। हमारी पूर्ण संख्याएं योग पर और गुणन पर सहचारी होंगी और व्यकलन और भाग पर सहचारिता का नियम पालन नहीं करेंगे। चलिए पूर्ण संख्या ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप रहेगा जो कि पूर्णांकों के लिए होगा और इसमें हमें सहचारिता के गुण को देखना है। तो चलिए नेक्स्ट पूर्ण संख्याएं हैं, फिर इसी में हम आपको तीनों को किए दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं में भी यही रूल लगता है और
प्राकृतिक संख्याएं, फिर तीसरा हमारा पूर्णांक रहेगा, है ना। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं भी हैं। तीसरा परिमेय संख्याएं यहाँ लिख देते हैं, और क्रम हो गया, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है ना। पूर्णांकों के लिए भी है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्या। मेन आपको यही 4 प्रकार की संख्याओं को पढ़ना है, 4 जो आपके बुक में दिया है। तो ये चारों में रूल सेम ही रहेगा, चारों के लिए वैसा ही रूल रहेगा। तो मैंने चारों को एक साथ आपको एक ही रूल में दे दिया है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और सभी चीज़ें रफ और पेन लेके नोटिस कर लीजिए। अब हम आते हैं अगला चैप्टर, व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। तो दो संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी यदि एक परिमेय संख्या c/d दूसरी शून्येतर संख्या a/b का व्युत्क्रम, यहाँ विक्रम लिख गया है तो ये व्युत्क्रम होगा, अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं यदि a इक्वल टू a/b इंटू c/d इक्वल टू 1 हो, अर्थात दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये एक दूसरे की क्या होगी, जैसे व्युत्क्रम कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2, क्योंकि इन दोनों का अगर हम गुणनफल करेंगे तो कट पिट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। अब इसके बाद क्या है, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या होगा कि दो संख्याएं जिन दोनों को जोड़ने पर एक दूसरे की विपरीत हो और वो इनका हमेशा ही योगफल 0 आ जाए। तो जैसे a और -a, इन दोनों का योगफल हमेशा ही क्या होगा, 0, अथवा a/b माइनस a/b इक्वल टू दोनों का योग प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये योज्य प्रतिलोम हो गया। तो योज्य प्रतिलोम क्या है, ऐसा एक दूसरे का विलोम कि दोनों को जोड़ने पर 0 हो जाए। अब है वितरकता का नियम। देखिए मैंने हर एक चीजें कवर की हैं, और ताकि आपको प्रश्नावली में जाने से पहले जितनी चीजें हैं वो आपको जानना जरूरी है। ये जनरली टीचर नहीं बताते हैं, जिसके कारण बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू AB प्लस AC। तो यहाँ हम देखिए जब गुणा करें वितरकता में 3 संख्याएं हैं तो पहली का गुणा इससे और फिर पहली का गुणा अंतिम से, तो और ये दोनों प्लस में आएंगी, ये पहला रूल रहेगा। और वितरकता का दूसरा रूल क्या रहेगा कि अगर a प्लस b माइनस c है तो ये AB माइनस क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। ठीक, AB माइनस AC। ये वितरकता के 2 नियम हैं और इनका